कक्षा 11 हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ेंगे गद्य। देखिए, गद्य का दूसरा पाठ है जिसे लिखा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विराट व्यक्तित्व के मालिक थे, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई है। तो आपका दूसरा पाठ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इनका जीवन परिचय जरूर आएगा, इतना याद रखिएगा। इनका जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका जो पाठ है वह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जीवन परिचय आप बड़े कायदे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आप में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो साहित्यिक परिचय का मतलब जीवन परिचय ही है। जीवन परिचय और कृतियाँ लिख दीजिए, साहित्यिक परिचय हो गया। तो इनका जीवन परिचय देख लीजिएगा। अब देखिए, पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। संस्कृत के एक महाकवि हुए हैं जिनका नाम था माघ, जिन्होंने शिशुपाल बधम नामक एक महाकाव्य लिखा है। तो महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य में प्रभात काल का जैसा वर्णन किया था, प्रातः काल का जैसा वर्णन किया था, वैसा ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। महाकवि माघ ने संस्कृत में जैसा वर्णन किया था वैसा हिंदी में लिखा है। देखिए, रात अब बहुत थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए। पूरा पाठ आप कायदे से पढ़ जाइए, बढ़िया तरीके से पूरा पाठ पढ़ जाइए, क्योंकि अगर आप पाठ नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से आया है। इसलिए पूरा पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम अभ्यास के प्रश्न में आते हैं। अभ्यास के प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके पेपर में 2 गद्यांश आएंगे और दोनों गद्यांशों पर आधारित 5-5 प्रश्न होंगे। आपको उन 5 के उत्तर देना है। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह गद्यांश से 10 नंबर के अंक आपको मिलेंगे। तो देखिए कैसे उत्तर दिया जाता है। इस पैरा को पढ़ लीजिए। अंधकार के बिकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उनके सारथी अरुण ने ही उनके अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वो भाग चली। आपने ये गद्यांश पढ़ लिया। अब इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न के उत्तर देखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सीधे लिख दीजिए। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब क्या रेखांकित है ये हमें देखना है। ये देखिए, यहाँ से रेखांकित है। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वे खुद ही उनके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इसके नीचे रेखा खींची हुई है, मतलब ये रेखांकित है, ये अंडरलाइंड है। अब आप उत्तर नंबर 2 रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे डालोगे और उसके बाद जितना रेखांकित है इसे इतना पूरा उतार लो। उसके बाद अर्थात जो बहादुर पुरुष होते हैं, जो अपने शत्रुओं को पराजित करने की ताकत रखते हैं, उनके सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। अर्थात जो बहादुर पुरुष होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, वो भी बड़े पराक्रमी, बड़े बहादुर होते हैं। वह अपने स्वामी को ज़्यादा मेहनत नहीं कराते, बल्कि खुद ही स्वामी के शत्रुओं को पराजित कर दिया करते हैं। इस तरह आपको इसे लिखने के बाद अपनी भाषा में सरल ढंग से व्याख्या कर देनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो गई। अब तीसरा प्रश्न देखिए, भगवान सूर्यदेव का सारथी कौन है? अब देखिए, उनके सारथी अरुण। तो आप उत्तर लिखोगे कि भगवान सूर्यदेव के सारथी का नाम अरुण है, अरुण। चौथा देखिएगा, अंधकार का शत्रु किसे बताया गया है? देखो, अंधकार के बिकट बैरी, बैरी माने शत्रु, महाराज अंशुमाली माने सूरज भगवान। तो अंधकार का शत्रु सूर्य भगवान को बताया गया है। अगला प्रश्न, अंधकार का समूल नाश किसने कर दिया? इसमें देखिए,
अंधकार का समूल नाश अरुण ने कर दिया। देखो, समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। उनके सारथी अरुण ने उनके अवतीर्ण होने से पहले ही समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। तो आप लिखोगे कि सूर्य भगवान के सारथी अरुण ने उनके आने से पहले ही समस्त अंधकार का समूल नाश कर दिया। इस तरह एक पैरा हो गया। अब दूसरा पैरा देखिए। दूसरा पैरा, ख, सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ है, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत शिखर पर ही नहीं प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी है। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। ये आपने पैरा पढ़ लिया। पैरा कायदे से पढ़ लीजिएगा, मन से। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, उन्हीं से है। 2 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, रेखांकित है सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। इसके नीचे रेखा खींची है, तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई है। यहाँ तक आप उतार लो, उसके बाद अपनी बात करो। अर्थात लेखक कहता है कि सूर्य भगवान बड़े उदार हैं और बड़े न्यायशील हैं। वो किसी की तरफदारी नहीं करते, किसी का पक्षपात नहीं करते। देखिए, वो उग तो उदयाचल पर आए हैं, लेकिन क्षण ही भर में अपने किरणों के साथ उसी पर्वत नहीं बल्कि सारी पर्वतों पर अपने किरणों को फैलाकर उन्होंने सारे पर्वतों की सुंदरता बढ़ा दी है। इस तरह आप सरल शब्दों में व्याख्या कर जाइए। तीसरा देखिए, सूर्यदेव के स्वभाव के विषय में लेखक के क्या विचार हैं। सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तो आप उत्तर लिखोगे कि लेखक कह रहा है कि सूर्यदेव का स्वभाव बड़ा उदार है और वो स्वभाव से न्यायशील है, बस। चौथा, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है। अब देखिए, पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन किरणों के बारे में कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि सभी शिखरों ने अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए। दोपहरिया एक फूल होता है, 9 बजे मतलब सूर्य की रोशनी में खिलता है। छोटी वनस्पति, हरी हरी लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद फूल छोटे छोटे खिलते हैं। सूर्य की रोशनी में वो बड़ा बड़ा खिल जाता है, उसे दोपहरिया कहते हैं। तो पर्वतों के शिखरों पर पड़ती प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के विषय में क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि पर्वतों के शिखरों पर जब प्रातःकालीन किरणें पड़ती हैं तो पर्वतों पर ऐसा लगता है कि उन्होंने दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हों। ये उत्तर है। और 5वां देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में सूर्यदेव की उदारता के आधार पर किसके संदर्भ में और क्या कहा गया है। सूर्यदेव की उदारता के आधार पर सज्जनों, देखिए, उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। जिस प्रकार सूरज एक क्षेत्र में उगता है, एक देश में दिखाई पड़ता है और थोड़ी ही देर में पूरे संसार को अपनी रोशनी से भर देता है, उसी तरह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अपने अच्छे चरित्र से अपने पैदा होने वाले देश को नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी अपने नाम को रोशन कर देते हैं, ये कहा गया है। अब अगला पैरा देखिए, ये वाला। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान पानी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरों के मिस बोल उठी, आजा आजा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया। ये अगला पैरा है। अब इसे बढ़िया सा पढ़ डालिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 1,
उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तुरंत लिख दीजिए पाठ का नाम महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ रेखांकित है? देखिए पहली लाइन रेखांकित है, तो जितनी रेखांकित है इतनी उतार लीजिए। उसके बाद अर्थात लेखक का कहना है कि बाल सूर्य, मतलब जब सूर्य उदय होता है उसको बाल सूर्य कहते हैं। बाल सूर्य धीरे धीरे उदयाचल पर खेल रहा था। यह देखकर पद्मिनियों माने कमलिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सारे कमल खिल गए। सुंदर बालक को आंगन में जान पानी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। एक छोटा बालक जब अपने घुटनों के बल जान पानी आंगन में चलता है तो स्त्रियां देख देख कर उसे बहुत खुश होती हैं। ठीक उसी प्रकार सूरज को उदित होता देखकर तालाब के सारे कमल खिल उठे हैं। तीसरा, सूर्योदय होने के समय कमल और कमलिनियों पर क्या प्रभाव पड़ा? सूर्योदय होने पर कमल और कमलिनियां उसी तरह से खिल उठे हैं जैसे किसी बालक को घुटनों के बल चलते देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो जाती हैं। चौथा, उदित होते समय सूर्य किस प्रकार दिखाई पड़ता है? अब देखिए, उदित होते समय सूर्य बाल सूर्य के समान दिखाई पड़ता है। उदित होते समय सूर्य बाल सूर्य के समान दिखाई पड़ता है। पांचवा, किसे देखकर कमलिनियां आनंदित हुईं? बाल सूर्य को देखकर कमलिनियां आनंदित हुईं। इस तरह 5 प्रश्नों के उत्तर आपने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए घ देखिए, आकाश में सूर्य की दिखाई देती ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग के सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उसका जल लाल हो गया। पैरा आपने पढ़ लिया। अब नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्य खंड या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संदर्भ पूरा हो गया। 2 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, आकाश में सूर्य की दिखाई देती ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग के सदृश हो गया। इतना उतार लीजिए। अर्थात लेखक कहता है कि प्रातःकाल जब सूर्य उदय हुआ तो उसकी किरणें लाल थीं और लाल किरणें जब नदियों पर पड़ी तो पानी लाल सा हो गया। ऐसा लगा मानो कोई मदिरा बह रही हो, मतलब शराब बह रही हो गया। 3 नंबर, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा? प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल परिपक्व मदिरा के रंग के सदृश हो गया। 4 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार रूपी हाथियों, अंधकार की तुलना हाथियों से की गई है। 5वां, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया? सूर्य की किरण बाणों ने अंधकार रूपी हाथियों को नष्ट कर दिया। उत्तर पूरा हो गया। अब अगला पैरा ये देखिए, अंग पैरा देखिए। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को ना कष्ट ही देना चाहिए, ना ही उनको उनके स्थान से च्युत ही करना, हटाना नहीं ही चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के ही लिए होता है और तारों की श्रीवृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना पड़ता है। न करने से भय का कारण बना ही रहता है, राजनीति यही कहती है। पैरा आपने पढ़ लिया। अब उत्तर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तुरंत लिख दीजिए महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ उनका भी विनाश साधन करना पड़ता है। न करने से भय का कारण बना ही रहता है, राजनीति यही कहती है। इतना उतार लीजिए। अर्थात लेखक कहता है कि
शत्रुओं के साथ साथ शत्रु पक्ष के लोगों को भी मारना पड़ता है, नहीं तो हमेशा आशंका बनी रहती है कि कब वे बदला लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो राजनीति यह कहती है कि अपने शत्रु को नष्ट करो और शत्रु का साथ देने वाले सारे लोगों को नष्ट कर दो। ये रेखांकित अंश की बात है। अब तारों का समूह देखने में कैसा प्रतीत होता है? देखिए तारों के समूह की चर्चा कहाँ आई है। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला प्रतीत होता है। हो गया उत्तर। चौथा, गद्यांश के अनुसार राजनीति क्या कहती है? गद्यांश के अनुसार राजनीति कहती है कि शत्रु के विनाश के साथ साथ शत्रुओं के लोगों की संपत्ति को भी विनाश करना पड़ता है। राजनीति कहती है कि शत्रु के विनाश के साथ साथ शत्रु का साथ देने वाले लोगों का भी विनाश करना पड़ता है। अब सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? अंतिम प्रश्न, सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन होता है अंधकार का नाश करना। सूर्योदय का प्रमुख प्रयोजन अंधकार का नाश करना होता है। इस तरह आपके पांचों प्रश्न हल हो गए। तो अब हमने इस पाठ के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। आपकी पुस्तक में अगर और कोई प्रश्न हो तो उसे भी आप अपनी रफ कॉपी में हल करो और हल करके अपने शिक्षक को दिखाओ, जिससे आपकी गलतियां पकड़ में आ जाएं। जहां गलती होगी वहां शिक्षक आपकी गलतियों को दुरुस्त कर देंगे। ये पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पाठ को पूरी गंभीरता से लो और इनका जीवन परिचय दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शेष फिर